हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 16 चैप्टर हम लोग ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं, अराउंड 50 लेक्चर्स के अंदर, जो कि एंटायर सीरीज़ आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में रख दूंगा। अगर आपको इन चैप्टर्स में 1 to 16 में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ रिफ़र करिए इस सीरीज़ को जो हमने इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट की है। और प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो चैप्टर 17 है, दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस। इस इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर भी हम 3 लेक्चर्स के अराउंड लेक्चर ले चुके हैं। ग्रेटर डिटेल में हमने डिस्कस किए क्या होते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, क्या होती है नेशनल इमरजेंसी, क्या होती है प्रेसिडेंट इमरजेंसी। और आज हमारा फाइनल कंक्लूडिंग लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर 17 का, जो कि होने वाला है फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर। इन इमरजेंसीज़ के अंदर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फिर नेशनल इमरजेंसी से रिगार्डिंग भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है लेटेस्ट अपडेट के साथ, तो प्लीज़ रिफ़र कर सकते हैं आप लोग लास्ट वीडियोस को, और एंटायर सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, फर्स्टली हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी जब भी थ्रेटन में होगी, क्योंकि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन में है, इंडिया के पास सफिशेंट रेवेन्यू नहीं है, तब जाके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। चलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्टली हम बात करें ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। तो देखिए आर्टिकल 360 देखने को मिलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है कि प्रेसिडेंट इज़ एम्पावर हो गया टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ़ ही और शी सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन अराइजेज। ऐसी क्या है, सिचुएशन हुई है जो कि जिसके कारण क्या हो रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया क्या हो रही है, और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज़ थ्रेटेन। मतलब अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया और किसी भी पार्ट में टेरिटरी ऑफ इंडिया के अगर थ्रेटेन में है ये चीज़ें, कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इंडिया की है नहीं, थ्रेटेन में है, तब क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम कर सकते हैं क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। एक अमेंडमेंट किया गया था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। ये अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अमेंडमेंट से याद रखना ज़्यादातर पावर जो है ना वो किसके पास आ गई थी, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चीज़ें देखी थी हमने 38th अमेंडमेंट हो गया, नेशनल इमरजेंसी में भी देखी थी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी में देखी थी। सेम यहाँ भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या करता होगा, मैक्सिमम पावर दे देता है प्रेसिडेंट को कि भाई सेटिस्फेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, वो क्या है, इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी वो फाइनल है और कंक्लूसिव है, और वो किसी भी जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या है, अकाउंटेबल नहीं है, यानी नो क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड्स। ये पावर देता था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। अब ऑब्वियसली ये क्या है, एक बहुत ही रेयर पावर है जो कि एक टाइम से ऑब्वियसली हो सकता है प्रेसिडेंट इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम बोले तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एक और अमेंडमेंट किया गया जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके थे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट इमरजेंसी में, दैट वाज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, यानी कि 4 साल लेटर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। और ये जो प्रोविज़न है कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है प्रेसिडेंट के डिसीजन का टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये जो है डिसीजन को क्या किया गया, कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। यानी कि बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द proclamation of the financial emergency by the president are questionable in a court of law, यानी कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर। तो ये कुछ ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन देखने को मिलते हैं, किस तरीके से प्रेसिडेंट इंपोज कर सकते हैं, किस तरीके से 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी गई थी, इवन जुडिशियल रिव्यू भी पॉसिबल नहीं था, बट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या की गई, इस पावर को वापस से स्नैच कर लिया गया। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली अगर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, फॉर एग्जांपल इस डेट से डिक्लेयर की गई, तो क्या करना होगा, बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा को क्या करना होगा, पास करना होगा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को विद इन द
2 मंथ। ये 2 मंथ कहाँ देखा था हमने, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रूल में भी देखा था। और ये चीज़ें क्या थी, 1 मंथ थी, किस में, नेशनल इमरजेंसी में। तो थोड़ा हम रिकैप भी करते चल रहे हैं साथ में। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है जिस डेट से, उस डेट से लोकसभा और राज्यसभा को क्या करना होगा, विद इन द 2 मंथ रिजोल्यूशन पास करना होगा। और ये जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो किससे होगा, तो भाई सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिंपल मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग हाउस के अंदर। ये मेजोरिटीज़ क्या है, इसके लिए भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है किस किस टाइप की मेजोरिटी होती है, 4 टाइप्स की अलग अलग मेजोरिटीज़ होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटीज़ के अलग अलग 4 फ्लेवर, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आपको इसी सीरीज़ में मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, तो विद इन द 2 मंथ बाय द सिंपल मेजोरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ टू पास द रिजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अगर लोकसभा क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है मीन टाइप के, भाई अप्रूवल करने से पहले लोकसभा डिज़ोल्व हो गई, या एक बार अप्रूवल दिया उसको कंटिन्यू वापस से एक बार क्या अप्रूवल नहीं दे पाई और लोकसभा विद इन क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई, तब क्या होगा, तो तब राज्यसभा को तो अप्रूवल दे ही देना है, बट लोकसभा के लिए वो रुकेंगे। कब तक रुकेंगे भाई, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आती है वहाँ से 30 डेज़, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आई, उसकी फर्स्ट सिटिंग देखने को मिली हमको लोकसभा की, वहाँ से 30 डेज़ तक क्या होगा, अप्रूवल के लिए टाइम दिया जाता है। ये 30 डेज़ के अंदर लोकसभा को अगेन क्या करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से ये जो प्रोक्लेमेशन है ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी उसको पास कराना होगा। नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। क्लियर, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी क्या की गई, इम्पोज की गई, प्रोक्लेम की गई, विद इन द 2 मंथ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ टू पास द रिजोल्यूशन प्रोक्लेमिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द यूज मीन्स ऑफ अ सिंपल मेजोरिटी। अगर लोकसभा इस मीन टाइम क्या है, डिसॉल्व हो जाती है, तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आती है, उसके बाद क्या है, उसकी जो फर्स्ट सेटिंग होती है वहाँ से 1 मंथ के अंदर यानी कि 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, ये रिजोल्यूशन को पास करना होगा। तो ये चीज़ें क्या होगी, फिर कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगी। और याद रखना, वंस अप्रूव बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू रहती है, इसका रिवोकेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं है। एक बार प्रोक्लेम कर दी और लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दी तो कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं देखने को मिलती है कि ये इमरजेंसी कब तक कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसी कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं है। साथ ही साथ रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हमने देखा था प्रेसिडेंट रूल के अंदर 6 मंथ के अंदर क्या था, रिपीटेड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। सेम नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी क्या है, टाइम ड्यूरेशंस के अंदर पार्लियामेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसे कोई 6 मंथ या 1 ईयर के ड्यूरेशन में रिपीटेड अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली अ सिंपल मेजोरिटी, दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट इन वोटिंग, देन नो रिपीटेड अप्रूवल एंड द नो एक्सटर्नल, नो टाइम लिमिट हो गया ऑफ इट्स रिवोकेशन आर प्रिस्क्राइब। यानी कि एक बार अगर इम्पोज कर दी, उसका प्रोक्लेमेशन जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया लोकसभा ने राज्यसभा ने विद इन द 2 मंथ, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कंटिन्यू क्या रहेगी, प्रोक्लेम रह सकती है। और इसको रिपीटेड बार बार 6 या 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसको रिवोक करना है यानी कि हटाना है, तो किस तरीके से हटाया जा सकता है, अगेन प्रेसिडेंट एनी टाइम सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशंस के थ्रू प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। और इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो है वो सिंपल से प्रोक्लेमेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिसअप्रूव या फिर हम बोल सकते हैं रिवोक कर सकते हैं। क्लियर है, तो एकदम सिंपल सी बात थी यहाँ पे कि भाई किस तरीके से उसको रिवोक किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ओनली एक सिंपल प्रोक्लेमेशंस के थ्रू उसको रिवोक कर सकते हैं और यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कब, हटाने के लिए और लगाने के लिए पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल की। कब भाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या करना होता है, प्रोक्लेमेशन को पास करना होता है विद इन द 2 मंथ ऑफ द प्रोक्लेमेशन। इस टाइम पे अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है, इलेक्टेड लोकसभा है, उसकी फर्स्ट सिटिंग देखने को मिलती है, वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होगा, इस प्रोक्लेमेशन को पास करना होगा और ये इमरजेंसी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी। इसकी कोई एक्सटर्नल लिमिट नहीं है कब तक ये कंटिन्यू रहेगी और लिमिटेड टाइमली पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती। ऑलराइट, इसके बाद क्या करें, हम बात करें इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली याद रखना, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
समटाइम्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एज वेल। तो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ देखने को मिलती है एट द सेंटर हो गया। वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी स्टेट को कि भाई वो अपने फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है उनके कैनॉन्स को क्या करें, ऑब्जर्व करें। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, सच अदर डायरेक्शंस टू एनी स्टेट एज द प्रेसिडेंट में बी डीम नेसेसरी। प्रेसिडेंट को जो सही लगते हैं वो भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं क्या दिए जा सकते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, किनको, स्टेट को दे सकते हैं। इसके अलावा एनी सच डायरेक्शंस में इंक्लूड अ प्रोविज़न रिक्वायरिंग, क्या 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 प्रोविज़न हो सकते हैं ये डायरेक्शंस के अंदर, कि भाई द रिडक्शंस ऑफ द सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। भाई सैलरीज हो गई, पेंशंस हो गया ऑफ एनी पर्सन, ऑफिसर्स और द मिनिस्टर कैन बी कर्ब डाउन, कैन बी रिड्यूस, और हटाई भी दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। साथ ही साथ द रिजर्वेशन ऑफ ऑल द मनी बिल और द अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल क्या है पास किए हैं, मनी बिल से रिलेटेड है या फाइनेंस बिल से रिलेटेड है, तो उसको भी कहीं ना कहीं क्या है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशंस के लिए रखा जाए। तो ये भी डायरेक्टिव कहीं ना कहीं क्या है इशू किए जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा द प्रेसिडेंट में इशू द डायरेक्शन फॉर द रिडक्शंस ऑफ द सैलरी एंड द allowances of all or any class of the person serving the union government or the judges, important judges of the supreme court, high court, any other court, उनकी भी क्या है कहीं ना कहीं सैलरी और पेंशन जो है उनको कम किया जा सकता है या इंटायरली ख़त्म भी किया जा सकता है while the financial emergency was proclaimed। इसके अलावा थर्स हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशंस होती है तो सेंटर क्या करता है, एक्वायर कर लेता है फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट इन अ फाइनेंशियल मैटर। और किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मैटर पे भी ये करता है एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड द स्टेट या फिर प्रेसिडेंट इमरजेंसी, वो भी हमने डिटेल में बात की थी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में फाइनेंस बचता है उसको भी कहीं ना कहीं क्या है सेंटर एक्वायर कर ही लेता है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। एच.एन. कुंजरू की बात करें, वो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उन्होंने क्या कहा था, द फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविज़न पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वो क्या करती है भाई ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है उसके ऊपर क्या करती है, कहीं ना कहीं एक सीरियस थ्रेट देखने को मिलता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट या इंटायर स्टेट्स, जो 28 स्टेट्स प्रेजेंटली हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था, उन्होंने क्या कहा था ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 360, ये मोर और लेस फॉलो करता है द पैटर्न जो कि नेशनल रिकवरी एक्ट है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 1933 के अंदर पास किया गया था। उसमें जो प्रोविज़न थे वो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 360 फॉलो कर रहा है, जो कहीं ना कहीं क्या देता है, वो जो एक्ट था नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो देता था प्रेसिडेंट को पावर टू मेक द सिमिलर प्रोविज़न इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज़ बोथ द इकोनॉमिकल एंड द फाइनेंशियल। तो वो प्रेसिडेंट को पावर देता था, 1933 में पास किया गया था यूनाइटेड नेशन का रिकवरी एक्ट। तो वैसे ही ये आर्टिकल 360 क्या देखने को मिलता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को ही पावर देता है कि कहीं ना कहीं क्या करो, बोथ इकोनॉमिकल एंड द फाइनेंशियल मैटर में आप क्या करो, देश जो है उसकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करो, राइट। और अभी तक रिमेंबर हमारी कंट्री में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्पोज की गई है। इवन इन 1991 हमें पता है एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके बाद, तो 1991 में हमारे फाइनेंशियल एक्सचेकर्स के ऊपर ग्रेव थ्रेट देखने को मिला था। हमारे पास मुश्किल से 7 to 10 डेज़ जो है उसका भी इंपोर्ट करने का फॉरेक्स रिजर्व नहीं था हमारी आरबीआई के पास। ये सिचुएशन हुई थी हमारी 1991 के अंदर। उस ड्यूरेशंस में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं इम्पोज की गई थी। तो इन शॉर्ट टिल नाउ no financial emergency has been declared so far in case of India। ये भी एक फैक्चुअल डिटेल है। ऑलराइट, तो ये कुछ क्या देखने को मिलते हैं हमको, कंसिक्वेंसेस, इफेक्ट देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, जो कि है क्रिटिसिज्म। किस तरीके से अलग अलग मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को क्रिटिसाइज़ किया है। फर्स्टली कुछ लोगों ने क्या कहा है, इसको कहा है कि फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉय एंड द यूनियन विल बिकम ऑल द मोर पावरफुल। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेंटर के पास क्या आ रही है, पावर आ जा रही है एज़ कम्पेयर टू
इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सेंटर यानी कि यस यूनियन गवर्नमेंट के पास एंटायर पावर देखने को मिलती है, जबकि स्टेट की पावर जो है, हर एक स्टेट की पावर क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं सेंटर के पास देखने को मिलती है, यानी कि यूनियन के पास देखने को मिलती है। तो फेडरल कैरेक्टर है हमारा, कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। साथ ही साथ द पावर ऑफ द स्टेट both at the union and the state will entirely be concentrated in the hand of union executive, that is the prime minister and its council of minister के पास सारी पावर आ जा रही है। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर रहा है, एक टाइप से डिक्टेटर ही बन जा रहा है। ये भी एक क्रिटिसिज्म देखने को मिला जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने क्रिटिसाइज़ किया था इसको। साथ ही साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट हो गया, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं नलीफाई कर दी गई कि भाई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ही नहीं स्टेट के पास। कब, एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा द फंडामेंटल राइट्स विल बिकम द मीनिंगलेस एंड एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिस्ट्रॉय। तो ये भी कुछ क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं किसके, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने भी क्या किया है, अलग अलग टाइप से क्रिटिसाइज़ किया है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। जैसे कि हम बात करें एच.वी. कामत, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आई फियर दैट बाय दिस सिंगल चैप्टर वी आर सीकिंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ totalitarian state, a police state, a state completely opposed to all the ideals and the principles that we have held aloof during the last few decades. A state where the rights and the liberty of the millions of the innocent men and the women will be continuous jeopardized. A state where if there be a peace, it will be the peace of the grave and the void of the desert. It will be a day of a shame in the sorrow when the president makes the use of such a power, having no parallel in any constitutions of the democratic countries of the world. यानी कि बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म किया है कहीं ना कहीं एच.वी. कामत ने, जो कि इन्होंने एक टोटालिटेरियन स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ द इनोसेंट है उनकी फ्रीडम, मैन एंड वुमेन, उनके फंडामेंटल राइट को स्नेच कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के द्वारा। ऐसा कुछ बहुत ही ग्रेव तरीके से क्या है, एच.वी. कामत जो है इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है के.टी. शाह की तरफ से। इनका क्या कहना है, इन्होंने कहा है कि अ चैप्टर ऑफ अ रिएक्शन इन द रेट्रोग्रेशन आई फाइंड वन कैन नॉट बी नोटिस टू डिस्टिंक्ट currents of the thought underlying and influencing throughout the provisions of the chapter. First, to arm the center with a special power against the unit and to arm the government against the people. कहीं ना कहीं सेंटर को ऑल द मोर पावरफुल बनाना और सेंटर को कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ खड़ा कर देना, लोगों की पावर, लोगों के फंडामेंटल राइट छीना। ये क्या है, कहीं ना कहीं के.टी. शाह जो हैं वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को। इसके अलावा टी.टी. कृष्णमाचारी भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने क्या कहा है, बाय मीन्स ऑफ दिस प्रोविज़न द प्रेसिडेंट एंड द एग्जीक्यूटिव वुड बी एक्सरसाइजिंग अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप ही कह दिया है कि भाई प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटर बन जाएंगे एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इस तरीके के कुछ प्रोविज़न इसको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं कौन, टी.टी. कृष्णमाचारी। फिर एच.एन. कुंजरू की बात करें तो अगेन एच.एन. कुंजरू का क्या कहना है, उनका कहना है कि द इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविज़न poses a serious threat to the financial autonomy of the state. अगेन ये हम देख चुके हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट को ग्रेव थ्रेट देखने को मिलता है। हालांकि ये सारे क्रिटिसिज्म तो हैं अलग अलग ऑथर के द्वारा किए गए, अलग अलग मेंबर्स के द्वारा किए गए, बट सर अलाउद्दीन कृष्णमाचारी अय्यर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि द वेरी लाइफ ब्रीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसको, द फाइनेंशियल इमरजेंसी को। महावीर त्यागी ने भी साथ साथ कहा है कि ये एक सेफ्टी वाल की तरह काम करेगा, देयर बाय हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीज़ों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिप्लाई देते कहा था कि आई डू नॉट ऑल टुगेदर डिनाई दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द आर्टिकल बीइंग अब्यूज और द एम्प्लॉयड फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें पता थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोविज़न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ही यूज़ करा जाए, हो सकता है पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करा जाएगा। बट अगेन क्योंकि अभी तक हमें एक भी टाइम ये आर्टिकल 360 का यूज़ होता हुआ नहीं दिखा है, यानी कि एक भी टाइम अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस और द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 26 जन 1950, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ तो नहीं हुआ है। Although there are some concerns regarding the financial matter between the center and the state or between the state among the state, then yes, but
आर्टिकल 360 का यूज़ नहीं हुआ है, मिसयूज़ नहीं हुआ है, हम बोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हार्श क्रिटिसिज्म है कहीं ना कहीं थोड़े गलत साबित हुए हम बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है देश की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है देश के एक्सचेकर, देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसी के साथ आपको नेक्स्ट टेबल्स देखने को मिलता है 17.2, जिसके अंदर जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360, नेशनल इमरजेंसी से लेके प्रेसिडेंट इमरजेंसी और लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनको एक बार क्या किया गया, टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। आप एक बार ब्रीफली इसको देख सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ें क्या होगी, हेल्पफुल होगी। याद रखिए, आर्टिकल 352 किसकी बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 356 जो बात करता है वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी की। आर्टिकल 360 किसकी बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। और साथ ही साथ आर्टिकल 365 बात करता है भाई सेंटर की डायरेक्टिव अगर स्टेट नहीं फॉलो करेंगे तो अंडर आर्टिकल 356 क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल कुछ याद रखने हैं हमें। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इस चैप्टर्स के अंदर हमने जो डिस्कस की, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन डेप्थ हमने डिस्कस किया। क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, किस तरीके से इसको एनफोर्स किया जा सकता है, किस तरीके से इसको रिवोक किया जा सकता है, क्या क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, अभी तक कब कब इम्प्लीमेंट की गई है, ये एनफोर्स की गई है इमरजेंसी, किस तरीके से इसका मिसयूज़ हुआ है और क्या क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या है डिटेल में बात की इस चैप्टर्स के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, सीखने को मिला होगा। और आगे भी आपको किन भी चैप्टर्स के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है 1 to 16 में और 17 में, तो आप अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इसी चैनल पे हम आपको पूरी एंटायर कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के साथ अवेल हो सके। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।